मेरे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की छोटी छोटी जानकारियां बताई थी, लेकिन आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में हम बताएंगे। उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य तो हमने सुन लिया, लेकिन ये होता कितने प्रकार का है। साधारणतया प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य जो किसी सहायक क्रिया से शुरू हो। देखिए, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य अर्थात यस या नो, और दूसरा है प्रश्नसूचक शब्द से देखिए, इसमें लिखा है कि जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। यस या नो में मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू रहता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वेयर, हैड, विल, शैल। अब इसका उत्तर यस या नो में कैसे दिया जाता है। जैसे अगर किसी ने पूछा कि आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, तो हम इसका उत्तर यह भी लिख सकते हैं कि यस आई एम गोइंग। यह भी लिख सकते हैं कि नो आई एम नॉट गोइंग। तो इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरा है प्रश्नसूचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। प्रश्नसूचक शब्द मतलब जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुज, whom, वेयर इत्यादि जो प्रश्नसूचक शब्द हैं, इनसे शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। सहायक क्रिया से वाक्य जो शुरू रहता है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, उसका नियम थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ही सेड टू सीता आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे। उसने सीता से कहा, क्या तुम आज स्कूल जा रही हो। अब इसके बदलने के सबसे पहले नियम तुमको सभी को जानना होगा। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है।
ये तो अपने जगह पर रहेगा। अब हम करेंगे क्या, सेड हो अथवा सेड टू हो, इनको बदलेंगे किस में, आस्क्ड में। इसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर, इनका प्रयोग होगा। अब आते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच पर। इतना तो हो गया कि चाहे सेड रहे चाहे सेड टू रहे, मतलब चाहे केवल इतना रहे ही सेड, फिर भी ये आस्क्ड में जाएगा। और ही सेड टू करके अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है फिर भी आस्क्ड होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। अब ये कामा और इन्वर्टेड कामा, जब इनको हम हटाएंगे तो उसके लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता होती है। हम असर्टिव सेंटेंस में यह बताए थे कि कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है, वो असर्टिव सेंटेंस का है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है उसमें कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है। दूसरा, अब जब हम इस रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले हम वाक्य को अपने मन में साधारण वाक्य में बदलेंगे, या यह जाने कि हमें सहायक क्रिया को बाद में बदलना है, पहले कर्ता बदलना है। उस दिन हमने बताया था कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट दे और कोई नाम हो ये सब थर्ड पर्सन है। तो यहाँ आया है यू। उस दिन हमने यह भी बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन में हो तो वह किसी के अनुसार नहीं बदलता। तो यू सेकंड पर्सन है, तो जब हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यू पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही गणना होती है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ही आस्क्ड सीता, फिर कंजक्शन इफ। अब इसके बाद यू को हम सीता के अनुसार बदलेंगे। सीता के अनुसार मतलब किसी के अनुसार, यह बदलने का मतलब होता है कि हम वही कर देते हैं। अब जैसे यू को हम क्या बनाना चाहते हैं, सीता, लेकिन यू प्रोनाउन है, सीता नाउन है। तो जब कोई वस्तु हम बदलेंगे तो जितनी कीमत की रहेगी हमको उतनी कीमत की वस्तु मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई छोटी वस्तु ले जाएं और बदलने के लिए हम ये चाहें कि हमको बड़ी वस्तु मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम इसका प्रोनाउन ढूंढेंगे। अगर इसके स्थान पर कुछ लिखा जाएगा तो सी लिखा जाएगा, पुल्लिंग रहता तो ही लिखा जाता। अब यू को जब हम सीता के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। अब ये देखेंगे ये किस टेंस में है। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मतलब इज, एम, आर को वाज तथा वेयर में बदल दिया जाता है। तो सी के साथ वाज। अब गोइंग टू स्कूल, उस दिन परिवर्तन में हमने बताया था टुडे का दैट डे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ जब इनडायरेक्ट में आएगा तो हट जाएगा, केवल
फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। कितने चीज़ बदलना है उसको ध्यान से फिर देख लो। सेड हो अथवा सेड टू हो उसको हम आस्क्ड में बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जब रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे तो कर्ता को बदलेंगे, इसके बाद ही सहायक क्रिया को बदलेंगे। अगला यह है कि डायरेक्ट में वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क दिया रहता है, इनडायरेक्ट में उसका प्रयोग हट जाता है, केवल फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एक जानकारी और कर लीजिए, जब डायरेक्ट में हमको डू और डज ये दो सहायक क्रियाएं ऐसी हैं जब हमको मिलता है, अगर इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं रहता तो इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग हट जाता है। अगर इनके साथ नॉट का प्रयोग रहता है तब वहाँ डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अब जो हम बताने चल रहे हैं उसमें आपको हमने अभी ये बताया कि डू और डज इनके साथ अगर नॉट का प्रयोग न हो तो इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग हट जाता है। देखिए, ज़रा एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए। देखिए, ही सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। उसने मुझसे कहा क्या तुम इस घर में रहते हो। तो सबसे पहले अभी हमने ये बताया कि सेड हो अथवा सेड टू हो उसको किस में बदला जाता है, आस्क्ड में। तो हम ये करेंगे ही आस्क्ड मी। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। अब अभी डू को हम छोड़ देते हैं, यू को लेते हैं। यू सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी, मतलब यू को हम मी बनाना चाहते हैं। किसी के अनुसार बदलने का मतलब है कि वही हो जाना, लेकिन यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि यू एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यू को जब हम मी के अनुसार बदलेंगे तो हमें मी का कर्ता ढूंढना पड़ेगा कि मी का कर्ता है क्या। मी का कर्ता है आई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई। अब हम ये देखेंगे कि इसमें नॉट का प्रयोग कहीं नहीं है। जब नॉट का प्रयोग नहीं है तो डू को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड इन, और दिस का दैट हाउस। ही आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। यहाँ दिस का क्या हो गया, दैट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क को हटा करके क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए।
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब मुझे उधार देंगे। नियम वही है, ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ, डिड को अभी हम छोड़ देते हैं, अब कर्ता बदलते हैं, इसमें भी वही है, यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा। लेकिन डू और डज इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं रहता, तो इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग हट जाता है, लेकिन डिड के साथ ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन पाता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता सिंपल सेंटेंसेज में, और वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो करके वाक्य बन जाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि हमको हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डिड को हम किस में बदलेंगे, हैड। लैंड, मी फर्स्ट पर्सन है, अभी हमने बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी को हम किसके अनुसार बदलेंगे, ही के। मतलब मी को हम क्या बनाना चाहते हैं, ही। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो हमको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हम ही का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हिम। अब आते हैं योर। योर क्या है, यू का पोसेसिव ऑब्जेक्ट, यू का पोसेसिव ऑब्जेक्ट योर है, लेकिन है सेकंड पर्सन में, तो हम बदलेंगे किसके अनुसार, मी के। अब मी का हम पोसेसिव ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। मी का सब्जेक्ट होता है आई, आई का पोसेसिव ऑब्जेक्ट होता है माई। ये आपका वाक्य बन गया। अगर इस तरीके से न समझ में आया कि हमने इसको इसके अनुसार बदला तो कैसे माई हो गया, तो दूसरा नियम शार्ट में समझ लो। यू का पोसेसिव ऑब्जेक्ट योर, यहाँ आई का पोसेसिव ऑब्जेक्ट माई, मतलब जो यहाँ रहेगा उसका पोसेसिव ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। ये तो रहा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। अब जरा प्रश्नसूचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य के विषय में देख लीजिए। The teacher said to me, what is your name? ध्यान दीजिएगा। The teacher said to me, what is your name? अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। What क्या है, प्रश्नसूचक शब्द है, और हम क्या करेंगे, अभी जो हमने बताया, चाहे सेड हो अथवा सेड टू हो, उसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। कंजक्शन, इसमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। अब इसके बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे तो पहले प्रश्नसूचक शब्द, इसके बाद कर्ता, तब सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। हम थोड़ा विस्तार से आपको बता देते हैं, पहले इसको देख लीजिए।
देखिए, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। जब यहाँ व्हाट लगा है इसका मतलब है कि वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। जब वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है तब ऐसी ही परिस्थिति में हमको आस्क्ड का प्रयोग करना होता है। द टीचर आस्क्ड मी। अब कामा नोटेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको यह जानकारी चाहिए कि कंजक्शन का प्रयोग होगा क्यों नहीं। आखिर जो सहायक क्रिया से शुरू हो रहे थे शब्द उसमें कंजक्शन का प्रयोग हो रहा था, साधारण वाक्य में दैट का प्रयोग हो रहा था, तो इसमें कंजक्शन का प्रयोग क्यों नहीं होगा, ये आपको निश्चित जानकारी चाहिए। और जब इसकी निश्चित जानकारी आपको हो जाएगी तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। बात को थोड़ा गौर से ध्यान से मन लगा करके सुनिए, समझ में आ जाएगा। इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द होते हैं वास्तव में ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से संबंधित होते हैं। मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के ही शब्द होते हैं। जब इनके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है तब ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जब इनके बाद कर्ता का प्रयोग होता है तब ये कंजक्शन का काम करते हैं। और एक वाक्य में दो कंजक्शन नहीं लगता। दूसरी बात आप यह जान लीजिए कि वास्तव में ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं। उसको जब हम कॉम्प्लेक्स आगे आपको जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन होते ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। अब हमने ये बताया कि प्रश्नसूचक शब्द के बाद हम पहले कर्ता बदलेंगे, इसके बाद ही सहायक क्रिया बदलेंगे, क्योंकि वही प्रश्नसूचक शब्द वहाँ कंजक्शन का कार्य करने लगता है। इसके बाद किसी दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, व्हाट को उतार लेंगे। अब अभी हम हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देते हैं, योर को लेते हैं। योर अभी इसके पहले हमने बताया सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार बदलेंगे, लेकिन यू का ये पोसेसिव ऑब्जेक्ट है तो मी का पोसेसिव ऑब्जेक्ट माई। अब फिर नेम। अब सहायक क्रिया को बदलेंगे, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में चला जाएगा तो वाज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब है कि यह इसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। तो जब वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य हो तो हम क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। आई आस्क्ड हर। कामा नोटेड कामा हटाने के लिए किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रश्नसूचक शब्द को हम यहाँ उतार लेंगे, सहायक क्रिया भी छोड़ देंगे। यू सेकेंड पर्सन है, हर के अनुसार बदलेगा। हर कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हर थर्ड पर्सन है, सी का ऑब्जेक्ट है। तो हम जब यू को हर के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ हर आना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है,
तब हमको इसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। जब हम इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो होगा सी। अब हम यह देखते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये जाएगा पास्ट टेंस में। आर का क्या हो जाएगा? वाज एंड वेयर। फिर वही यू को मी के अनुसार बदलेंगे, क्या हो जाएगा? आई सी। आर का क्या हो जाएगा? वाज गोइंग। ध्यान से देखिएगा, सेड टू को किस में बदला गया? आस्क्ड में। किसी भी कंजक्शन का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें प्रश्नसूचक शब्द है और रिलेटिव प्रोनाउन का है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड इसमें कंजक्शन का काम करता है क्योंकि उसके बाद कर्ता का प्रयोग हुआ रहता है। सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ हुआ है तो यह प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ कर्ता का प्रयोग हो गया तो ये कंजक्शन का काम करने लगा। और यू सेकंड पर्सन है, हर के अनुसार बदलेंगे। हर स्त्रीलिंग है, हर का सब्जेक्ट होता है सी, यहाँ सी हो गया। प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में जाएगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? इज, एम, आर। और सिंपल पास्ट क्या होता है? वाज तथा वेयर। इसके बाद वेयर, फिर वही यू सेकेंड पर्सन है, हर के अनुसार बदलेंगे, सी का प्रयोग हो जाएगा। आर का वाज हो जाएगा, गोइंग रहेगा। एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। देखो, जैसे इस तरीके के सेंटेंस हैं तो हमको एक चीज़ और इसको जानना होगा। एक वर्ड होता है इंक्वायर्ड, जिसे ये कहते हैं कि इंक्वायरी हो रही है, किसी की जांच पड़ताल हो रही है। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी क्या कर रहा है? जांच पड़ताल कर रहा है। इसके बाद उसको आपके ऊपर भरोसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सेड टू को इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हो, मतलब आई इंक्वायर्ड हर, बाकी ये सेम उसी तरीके से रहेगा। हम हल कर देते हैं। हु आई वाज, नहीं सी वाज एंड वेयर सी वाज गोइंग। ये आपका वाक्य हो गया। अब एक दूसरा वाक्य भी देख लीजिए। ध्यान से देखिए। द टीचर सेड टू हरी, अध्यापक ने
हरी से कहा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो अध्यापक पूछ रहा है, द टीचर आस्क्ड हरी। कामा नोटेड, कामा हटाने के लिए किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। और अब हम इस वाई को क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे वाई। अब यू पहले हम बदलेंगे क्योंकि सहायक क्रिया भी छोड़ देते हैं। यू सेकेंड पर्सन है, हरी के अनुसार बदलेगा। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। सबसे पहला काम आप यह सुनिए कि जहाँ आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे में जब हम बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे, तो इसको एक जानकारी यह कर लीजिए कि अगर हम प्रोनाउन को नाउन के अनुसार बदलेंगे तो हमको यहाँ प्रोनाउन ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ नाउन है तो हम यही इसी को उतार दें। हम यू को हरी बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नाउन है तो हमको इसका प्रोनाउन ढूंढना पड़ेगा। अब प्रोनाउन ढूंढना पड़ेगा तो हम यह सोचेंगे यह किस पर्सन में है। नाम चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सदैव वह थर्ड पर्सन में होता है। तो जब हम यू को हरी के अनुसार बदलेंगे, हरी के स्थान पर प्रोनाउन अगर कुछ लिखेंगे तो उसका होगा ही। अगर यहाँ कई व्यक्ति होते अथवा देम होता तब दे हो जाता, स्त्रीलिंग रहता तो सी हो जाता, पुल्लिंग है तो ही। अब डिड को बदलेंगे। डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैड, तो ही के साथ हैड। नॉट भी है, कम टू स्कूल। यस्टरडे को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस डे। ये आपका वो वाक्य बन गया। इसको हम फिर से आपको बता देते हैं। सेड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में, किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ, वही प्रश्नसूचक शब्द यहाँ कंजक्शन का काम करने लगा। यू को सेकंड पर्सन है, हरी के अनुसार हमने बदला। हरी यहाँ थर्ड पर्सन है तो हमको थर्ड पर्सन का एक वचन चाहिए, और वो भी पुल्लिंग का, क्योंकि हरी पुल्लिंग में है, एक वचन में है, थर्ड पर्सन में है। यहाँ हो गया ही। इसमें डिड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। नॉट पहले से लगा हुआ है। कम टू स्कूल यस्टरडे का द प्रीवियस डे। अब देख लीजिए, सेड टू को ही आस्क्ड मी वेयर, डू लगा हुआ है। हम अभी इसको छोड़ देते हैं, यू को देखते हैं, सेकेंड पर्सन में है, मी के अनुसार बदलेगा। मी का कर्ता होता है आई। डू के साथ नॉट का प्रयोग नहीं है। जब नॉट का प्रयोग नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा क्योंकि डू लग जाने से यह मालूम होता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है।
जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिले जाएंगे। डू का जब डिड नहीं होगा तब लिव में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म जुड़ जाएगा। अगर नॉट रहता है तो डिड आता है, तब फर्स्ट फॉर्म आता है। नॉट नहीं रहता तो यह बिल्कुल सत्य बात है कि हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। ये छोटी छोटी जानकारियां हमने आपके सामने शेयर की। अब जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, अगर उसमें कहीं भी ऐसा कोई संदेह नज़र आता है तो वो अपने कमेंट के द्वारा हमारे इस वीडियो में कमेंट कर देंगे। हम आपके शंका का समाधान कर देंगे। आने वाले निकट भविष्य में बहुत जल्द ही हम आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक दूसरा चैप्टर लाएंगे और वो चैप्टर होगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर इंग्लिश के और दूसरे चैप्टर हैं, कुछ इंटर क्लासेज के जो हार्ड चैप्टर हैं उनको भी हम आपके सामने लाएंगे, ताकि आप उसको देखिए, पढ़िए, समझने का प्रयत्न कीजिए और हमारे हौसले को आप लोग इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।